आपने कैसे घोड़ा खरीदा था या पहले ही घर में मौजूद था? पहली घोड़ी मुझे मेरे वाले साहब ने गिफ्ट की थी। कुछ खास नस्लें होती हैं, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती। कक्का ब्लड लाइन मेरी फेवरेट है। अच्छा, सब घोड़े की बात करें, देसी घोड़ा कि देसी घोड़े की जो पीठ है, जो उसकी सवारी है, उसमें बम्प नहीं है। तो वो उसी सांग से वो उसकी गर्दन में जनाब ना वो बड़ी जोर की उसके वो हिट करते हैं। अपने घोड़े को सवार अपनी ट्रेनिंग के फॉल्ट की वजह से मारता है। बताइएगा कि साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, हमारी हिस्ट्री उनके साथ इस तरह जुड़ी हुई है जैसे मछली का रिश्ता पानी के साथ है, हमारा हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के साथ वैसा ही रिश्ता है। यार ए मेला चंगे इतने ए टीम बजामड़ी मार जाकिर हुसैन लक, मार मोहम्मद नईम सिपरा और मार अलादीता सिपरा, सही है। ये तीन वन ऑफ द बेस्ट राइडर्स हैं। तो मेले सारे ही अच्छे होते हैं। नंबर पे तो जो मेला है वो सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट है। उसके बाद ताहिर भट्टू साहब हमारे भाई हैं, हर दूसरे दिन नेज़ाबाजी अरूज पे जा रही। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उस चीज़ को कभी जवाल नहीं आ सकता जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। जी, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में कदम रखा। मैं इसका क्रेडिट टीम सुल्तान को, ख़ुसूसन साहबजादा सुल्तान सफदर अली साहब को दूंगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? कि भी उस्ताद ना बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी। आज हम मौजूद हैं सलियाना शरीफ में और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है पीर सैयद जवेद अकबर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, अपने गोनो मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाले। जनाब का शुक्रिया है जी, और टीम सुल्तान का शुक्रिया है कि आप तशरीफ ले आए हैं, हमें इज्जत बख्शी है। जनाब की मोहब्बत है जी। शाह साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि घोड़सवारी की आपकी इब्तिदा कहाँ से हुई, आपकी कितनी उम्र थी और आपके उस्ताद कौन थे? मेरी घोड़सवारी की इब्तिदा की जो दास्तान है वो बड़ी दिलचस्प है। मेरे भाई सैयद फरजंद अली शाह साहब बने थे मिंबर ज़िला कौंसल। मिंबर ज़िला कौंसल के दौर में उनके उस टेन्योर में मेला लगा जंग जश्न बहारा। जी, जश्न बहारा जंग पे मुझे भी जाने का मौका मिला। तो वहाँ पे सवार थे आमिर सुहेल लक, मार नज़र मोहम्मद लक के बेटे जी। वो उस वक्त उनका बचपन था और वो फर्स्ट आए थे। सही। तो मैं भी बचपन में था, मैं उनके साथ रिलेट कर पा रहा था। जी। तो वहाँ से जब वापस आए तो हमने कीकर की एक फट्टी का किला बनाया। सही। और एक जनाब छड़ी को आगे कील लगा के नेज़ा बना के तो घर में पैदल नेज़ाबाजी शुरू कर दी, और वहाँ से ही वो शौक लगा और वो आज जनून बन चुका है। माशाल्लाह। तो शाह साहब सवारी की जो आपने कैसे घोड़ा खरीदा था या पहले ही घर में मौजूद था, उसकी क्या दास्तान है? पहली घोड़ी मुझे मेरे वाले साहब ने गिफ्ट की थी। सही। पहले बुजुर्गों के पास घोड़ियाँ होती थी। हमारे घर के बड़ी मशहूर नस्ल थी अनमोल। अनमोल नस्ल की घोड़ियाँ हमारे बुजुर्गों के पास थीं और वो बहुत अच्छी घोड़ियाँ थीं। तब घोड़ियों पे नेज़ाबाजी भी होती थी। बुजुर्ग तो नेज़ाबाजी नहीं करते थे, लेकिन लोग जो मुरीदैन हैं उनमें से कुछ लोग मांग के ले जाते थे और वो घोड़ियाँ बड़ी मशहूर थी। हमारी एक सावी घोड़ी होती थी अनमोल, और वो बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करती थी। तो उस नस्ल में से एक वछेरी जो थी, वो मेरे वाले साहब ने जब मेरा वो शौक़ देखा तो उन्होंने मुझे पहली घोड़ी गिफ्ट की। सही। तो पहली घोड़ी मेरी वो थी। उसके बाद मैंने एक घोड़ी और ख़रीदी वाले साहब की वफ़ात के बाद। फिर मैंने पहला घोड़ा ख़रीदा नुकरा। सही। वो डांसर घोड़ा था। गोलशेर निठर का हैं, डांसर सवार हैं, वो उसे डांस करवाते थे। वो घोड़ा मैंने लिया, उस पे राइड की, और वो मेरी ज़िंदगी का पहला घोड़ा था और पहला ही बड़ा अच्छा खूबसूरत घोड़ा था। तो शाह साहब खुद ही उस पे सवारी करना शुरू कर दी या दोस्तों से साथ साथ मिल के सीखा है? तो कैसे नहीं जी, सवारी तो जो मेरी पहली सवारियाँ हुई हैं वो हमारे एक अजीज़ हैं मलिक गुलाम कादिर साहब। वो घोड़ी को आगे से पकड़ के मुझे राइड करवाते थे, तो घोड़ियों पे सवारी शुरू हुई।
लेकिन बाद में जब घोड़ा आया तो तब तक हम इतने मैच्योर हो गए थे कि उस पे राइड कर लेते। जी जी। ये सब कौन सी नस्ल का आप घोड़ा पसंद करते हैं? वैसे घोड़े सारे ही, लफ्ज़ घोड़ा आ जाए तो वो सारे ही अच्छे होते हैं, कुछ खास नस्लें होती हैं, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती। तो आपको कौन सी नस्ल में बेसिकली पसंद? मैं एक गेम से वाबस्ता नहीं हूँ। सही। गेम्स के फॉर्मेट 3 हैं, देसी नेज़ाबाजी, इंग्लिश नेज़ाबाजी जो जिसे हम इंटरनेशनल नेज़ाबाजी कहते हैं, और आर्चरी। सही। तो हर गेम के लिए घोड़ों का फ़र्क है, लेकिन देसी घोड़ों में कक्का ब्लड लाइन मेरी फेवरेट है। सही। बहुत अच्छे घोड़े। जी। सब फतुहात तो सारी अच्छी होती हैं, जीत जीत होती। कोई एक ऐसी फतह आपने किस मेले में ली हो, उसको अभी भी याद करते हो, आपके लिए बड़ा वो गोल्डन हो, और कौन सी पोजीशन थी, पहली, दूसरी, तीसरी, और उसकी क्या वजह थी, वो हमारे साथ शेयर करें। किसी एक फतह की तो नहीं बात कर सकते, लेकिन मैं सीजन्स पे काउंट करता हूँ। जी। एक गोल्डन सीजन था जिसमें हम तकरीबन 19 मेले दौड़े थे और 21 कप मेरे घर आए थे। माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह पाक का करम है, ये इंसान के बस में नहीं है। जी। जीत फतह मंजाने बल्ला है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। ऐसे सब घोड़े की बात करें, देसी घोड़ा बहुत से लोगों को पसंद है, बल्कि मैं कहूँगा कि 99% हमारे पाकिस्तान का घोड़ा भी कहा जाता है इसको, और देसी घोड़े को लोग पसंद करते हैं। इसकी थोड़ा डिटेल में हमें बताएं कि वजूहात क्या हैं। रावी के घोड़े लोग बहुत पसंद करते हैं, तो थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या खासियत क्या है इसमें। असल में नेज़ाबाजी गेम है जी स्प्रिंट की। सही। आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है और उसी में घोड़े ने फ्लाइट भी लेनी है, उसी में उसने अपना टॉप स्पीड भी देनी है और उसी में उसने रुकना भी है। नहीं। तो बाकी जितने भी घोड़े हैं वो उस लिहाज से देसी घोड़े जितना उनका स्टार्ट जो है वो स्प्रिंट अच्छा नहीं है। तो देसी घोड़े का नेज़ाबाजी के साथ ताल्लुक इस लिहाज से बड़ा अहम है कि देसी घोड़े की जो पीठ है, जो उसकी सवारी है, उसमें बम्प नहीं है। सही। जब हमारे इंग्लिश घोड़े हैं जितने भी कर लें, हम दूसरी गेम्स करते हैं इंग्लिश घोड़ों पे, वो बम्पी हॉर्सेस है। देसी घोड़ा जो है उसकी राइड स्मूथ है, उसकी वजह से निशाना लेने में ज़्यादा आसानी होती है और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। सिंगल में ऐसा सब बड़े मेलों पे देखा है, मेरे ख्याल में आपकी तरफ से ये मैसेज भी जाएगा, घोड़ा अगर पट्टी के ऊपर है तो ठीक, आपका निशाना वो आपकी किस्मत है, मजीद आपके स्किल्स हैं। घोड़ा हल्का सा पट्टी से इधर उधर हुआ है तो अक्सर सवारों को मैंने खुद देखा है, तो वो उसी सांग से वो उसकी गर्दन में जनाब ना वो बड़ी जोर की उसके वो हिट करते हैं, जैसा कि वो मिस होने की वजह से गुस्सा घोड़े के ऊपर, जानवर के ऊपर। इसको आप क्या लेते हैं, क्या ये मुनासिब है या वो क्या? जनाब गुजारिश ये है कि औरत को हमेशा वो मर्द मारता है जो कमजोर होता है। अपने घोड़े को सवार अपनी ट्रेनिंग के फॉल्ट की वजह से मारता है। सही। उसमें खुद उसने कमी रखी है या उससे कमी रह गई है, उसी वजह से उसकी नाअहली है। सही। अगर सवार घोड़े को ठीक तरीके से ट्रेन करे, घोड़ा क्यों फाउल करे? अगर घोड़ा फाउल करता है तो उसके पीछे ज्यादतियों की दास्तान होगी, या उसे ये भी ज्यादती है कि उसे पूरी सवारी नहीं देनी, उसे पूरे तरीके से टाइम ही नहीं देना। हर घोड़ा एक लेवल का टाइम तो नहीं मांगता। कुछ घोड़े हैं जो आप मेले से 10 दिन पहले सवारी शुरू करें तो वो तैयार हो जाते हैं, और कुछ घोड़े हैं जो महीना महीना की तैयारी मांगते हैं। ये उनके टेम्परामेंट मिजाज पे है। आप अगर अपने बच्चे को इस लिहाज से लेके चलते हैं कि आपका एक बच्चा मार नहीं सहता, मार खाने पे वो जिद्दी हो जाता है, तो आप उसे और मारते रहेंगे तो वो तो खराबी की तरफ जाएगा। और एक बच्चा है जो डांट डपट के बगैर काम ही नहीं करता, तो उसे कुछ भी ना कहें तब भी वो खराब हो जाएगा। तो घोड़ा हमारे बच्चों के हिसाब से है, उसे उसके मिजाज को समझ के उस लिहाज के साथ उसे लेके चलना पड़ता है। अक्सर ये भी एक कहा जाता है कि वो जी मेरा घोड़ा किले पे चढ़ गया ही, मैं ताम मिस हो गया। पहले वही पट्टियां वो आ रहा है, सही आ रहा है,
पूरी अपनी पट्टी पे आ रहा है, निशाना आपका ठीक आ रहा है, नेज़ा आप टाइम पे ले आए हैं, तो आप वही घोड़ा 2-3 पट्टियों के बाद, 4 पट्टियों के बाद किले पे आ गया। क्या राइडर की मिस्टेक है, शुरू से उसने उठाया सही नहीं है, या वो एंड पे आके कोई उससे घोड़े ने को मस्ती की है, ये क्या है? इसमें काफ़ी सारे मामलात हैं। एक तो कुछ घोड़े, सबसे ज़्यादा जो किले पे चढ़ने के हादसात या वाक़यात होते हैं, वो घोड़ों के मुंह के लगने की वजह से होते हैं। सही। घोड़ा का मुंह जख्मी होता है जी। और उस जख्मी मुंह की वजह से हाथ हिल गया तो घोड़ा किले पे चढ़ गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा जब किले पे चढ़ता रहता है तो वो एक अदा बना जाता है, सही। आता सिरा नल वहदी है। वो फिर उसे हटाने के लिए उसे उस लेवल की मेहनत देनी पड़ती है, सही। उस हिसाब की सवारी देनी पड़ती है, और फिर घोड़े कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो वो एक कंटिन्यूस है। जैसे एक बंदे को गलत आदत पड़ गई, किसी इंसान को पाँव हिलाने की आदत होती है, तो उसे सिर्फ उस एक छोटी सी आदत को कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सब टीम की अगर बात करें, आप नुकरों की टीम बड़ी मशहूर मरूफ टीम है, अराइम बरादरान के साथ आपको अक्सर देखा है, तो उनके साथ आपकी वाबस्तगी कैसे हुई, कैसे उनके साथ आपका दोस्ताना माहौल, और वो कैसे वो आपकी टीम माशाल्लाह अक्सर मैंने देखे पोजीशन आप पोडियम पे भी खड़े होते हैं, शुक्र अल्लाह। तो वो सर थोड़े ये हमें डिटेल बताइए। ये बेसिकली हमारे 5 क्लब हैं जी। सही। अराइन टेंट पेजिंग क्लब, रॉयल मियाँ वालियन क्लब, गुज्जर यूनाइटेड क्लब और जट यूनाइटेड क्लब और गौसी हमदानी हजरत सखी सुल्तान बहु क्लब। ये हम सब इकट्ठे चलते हैं। शहजाद अब्दुल्ला खान नियाजी साहब हो गए, अदनान शहजाद अराई साहब, चौधरी अदील कैसर वड़ैज साहब और तौसीफ गुज्जर साहब और नाचीज़। सही। हम सारे भाई इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, और फिर जो मालकों का मेला है उसके लिए हमने एक अलग क्लब भी बना के रखा हुआ है। सही। वो है हमारा ब्रदर्स टेंट पेगिंग क्लब। ठीक। तो ये हमारे बस क्लबों के नाम अलग अलग हैं, यूनिफॉर्म्स अलग हैं, लेकिन असल में हम सब एक ही हैं, भाई हैं, इकट्ठे चलते हैं। और मैं कहता हूँ कि नेज़ाबाजी का हुस्न भी यही है। नेज़ाबाजी तो लोगों को जोड़ने के लिए ये गेम बनाई गई है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, मेला ते मेल ना लोंदा। जी जी। सर बताइएगा कि साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, इनके साथ आपको बड़ा कुर्बत में देखा है अक्सर मेलों पे, उसके अलावा भी उनके क्लब में भी आप भाग रहे हैं, तो इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे कुर्बत हुई? हर बंदे का एक अपना अपना बैकग्राउंड है, कोई घोड़ों की वजह से मिल रहा है, कोई गाड़ियों की वजह से मिल रहा है, कोई वैसे पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होता है। तो आपकी क्या हिस्ट्री है उनके साथ? देखिए, हमारी हिस्ट्री उनके साथ इस तरह जुड़ी हुई है जैसे मछली का रिश्ता पानी के साथ है, हमारा हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की औलाद के साथ वैसा ही रिश्ता है। हमारे बुज़ुर्ग सारे ही हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुरीदैन में से हैं। मेरे दादा पीर सैयद लाल शाह साहब हमदानी, आपकी मज़ार भी हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब है, और वहीं पे उसी दरबार के कुर्ब में आपकी तदफीन हुई है। हमारा रिश्ता मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उस रिश्ते को डिफ़ाइन कर सकूं, लेकिन एक आशिक का माशूक के साथ जो रिश्ता है, मेरा इस घर के साथ वही रिश्ता है। और ये क्लब, ये दुनियादारी, ये सियासतें सब कुछ पीछे रह जाती हैं। उनका हुक्म मेरे लिए हुक्म आखिर है, और मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है कि उनकी नज़र करम मुझ पे होती है। सब सैर गुफ्तगू घोड़ों पे चल रही है, सेक्शन आपकी कोई ख़ास, कभी कहें कि हमारी पंजाबी में कहते हैं यार ए मेला चंगा है, इतने टीम बजामनी, कोई ऐसे 3 खिलाड़ी, 3 ऐसे राइडर जो आपकी लिस्ट में बेस्ट हों? वैसे तो सवार सारे ही अच्छे होते हैं, अपने अपने महारत के मुताबिक, अपने अपने जोश जज्बे को लेके सारे इस दुनिया में, नेज़ाबाजी की दुनिया में दिन ब दिन अपना अपना अरूज पकड़ रहे हैं। आपको कौन से ऐसे 3 सवार जो आपकी कोशिश होती है यार टीम बनावनी? देखिए, ऐसे पुत्र तो अपना ही प्यारा लगता है, लेकिन मेरे इस टाइम मेरे साथ जो दौड़ रहे हैं, मैं उनके बारे में सबसे पहले बताऊं, मार जाकिर हुसैन लक,
मार मोहम्मद नईम सिपरा और मार अलादित्ता सिपरा। सही है। ये 3 वन ऑफ द बेस्ट राइडर्स हैं। हर राइडर अपनी एक स्टोरी रखता है, तो अपनी तरफ से तो मैंने बेस्ट टीम बनाई हुई है। ठीक। लेकिन अगर आप कैटेगराइज कराएं मेरे से, जी जी, तो वो फिर 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ऐसी बहुत अच्छे राइडर्स हैं। हमजा मुमताज़ सिपरा, मार जवार सिपरा, मार नासिर सिपरा, हाजी शहबाज लक, मार तसव्वुर हुसैन लक, और इसी तरह यासिर इकबाल जदून। बहुत से राइडर्स हैं, मैं उंगलियों पे भी गिन नहीं सकता, और मैं कहता हूँ कि वो टॉप 50 की लिस्ट बनाए तो हम बना सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छे राइडर्स मौजूद हैं। उनके रिजल्ट्स वेरी करते हैं घोड़ों पे, ग्राउंड पे, या उस वक्त के उनके मिजाज पे, और सबसे अहम चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला के करम पे, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसको जीत देनी है। जी जी, वो अल्लाह ताला ने ही देनी है। लेकिन जो अगर आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के राइडर्स को निकालें, तो आपके पास ए कैटेगरी में भी इतने राइडर्स होंगे कि एक अच्छा मेला हो सकता है। बेहतरीन। सर, घोड़े मैदान में आ गए, मैदान सज गया, अच्छे अच्छे मेले हो रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, बल्कि जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। कुछ लोगों को असूल का नहीं पता। एक देखने वाला आया जी, उसको सिर्फ ये पता है कि घोड़ा भागा, इसने किला उठाया और इसने नहीं उठाया। हमारे ऑडियंस को आप उसका कानून बताएं कि कहाँ से वो स्टार्ट लेगा, कैसे स्टार्ट लेगा घोड़ा। किला उसने उठाया है, लाइन क्रॉस की है, और वो लाइन कितने फुट के ऊपर है, उसके कितने नंबर हैं। किला ज़मीन से निकाला है और वहीं लाइन से पहले गिर गया है, उसके कितने नंबर हैं। तो ये काइंडली लोगों के साथ एक असूल शेयर कीजिए नेज़ाबाजी के, जो नंबर्स के हवाले से। देखिए, कोई भी गेम बगैर असूल के कामयाब नहीं हो सकती, और हमारी नेज़ाबाजी की ख़राबी की वजह भी है। काफ़ी हद तक मेले, इवेंट्स जो हैं वो फ्लॉप होते हैं, तो वो बेअसूली की वजह से होते हैं। सही। असूल, सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि असूल गरीब और अमीर के लिए बराबर होना चाहिए, ख़ास और आम के लिए असूल बराबर होना चाहिए। हमारे पास ये बहुत बड़ा मसला है कि ख़ास और आम के लिए असूल बराबर नहीं है। सही। अगर फ़र्ज़ करें एक मेला लगता है, तो मेला मालिक कहते हैं कि हम जनाब 11 बजे के बाद लिस्ट नहीं लेंगे, मैं मिसाल बात कर रहा हूँ। तो 20 आम टीमें आई हैं, दरमियाने दर्जे के मुतवसत तबके के लोग आए हैं, तो उन्होंने कहा हम लिस्ट नहीं लेंगे। फिर एक आता है किंग, जो टॉप लेवल की एस्टेब्लिशमेंट में से होता है से, तो उसके बाद फिर बाकियों की लिस्टें भी ली जाती हैं। तो उस वक्त वो लोग जो अपने आप को डिग्रेड फील करते हैं, नेज़ाबाजी इस तरह नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि असूल घोड़े की जो स्टार्ट लाइन है वो भी हमारे पास एक नहीं है। हालांकि 80 मीटर्स का ग्राउंड जो होता है वो कैमरा से लेके वो जो लाइन होती है किलों के बाद, वहाँ तक है। लेकिन हमारे पास मुख्तलिफ ग्राउंड्स के साइज़ हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से नेज़ाबाजी होती है, हर नेज़ाबाजी के अपने असूल हैं। सही। कुछ नेज़ाबाजियों पे ऐसा भी होता देखा है मैंने कि पहले जनाब वाला सवार दौड़े जी, 4 नंबरां दा फाइनल, फिर 2 चंगे बंदे उन्होंने 2-2 नंबर हो गए, उन्होंने आखे 2-4 दा फाइनल। सो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से नहीं चल सकती। सही। इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ पे काम भी हो रहा है, और मैं चाहूँगा कि वो काम स्पीड अप हो, कि एक ज़ाब्ता इखलाक बना दिया जाना चाहिए नेज़ाबाजी का। एक कवायद व ज़वाबित की हमें बुकलेट मिल जाए, उस पे जो पूरा आए वो नेज़ाबाजी करवाए, ये रूल होना चाहिए। ठीक। ग्राउंड में एम्बुलेंस नहीं है, सवार गिरा है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजर के हवाले से कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स के हवाले से ये हमारी फेडरेशन इंशाल्लाह इस पे काम कर रही है। हुजूर सुल्तान मोहम्मद अली साहब इस पे काम कर रहे हैं, और चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। अब देखिए ग्राउंड की ज़रूरत क्या है,
सबसे अहम दो चीजें हैं वहां पे, दो हस्तियां जो है ना उस ग्राउंड की जीनत है, सवार और घोड़ा। बिल्कुल ऐसे सबसे पहले वेलफेयर तो हमें उन्हें उनकी देखनी चाहिए। ऐसे सवार के लिए एम्बुलेंस हो, डॉक्टर मौजूद हो, नहीं, उसे कोई इशू हो तो उसकी सेहत और जान हमें सबसे अहम है ना। ऐसी सवारी तो सरमाया है हमारे। और फिर सवार का सरमाया घोड़ा है, बिल्कुल सवार को लेके वो चल रहा है, नहीं, तो घोड़े के लिए भी हमारे पास डॉक्टर्स होने चाहिए ग्राउंड में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 इवेंट करवाए हैं, हर इवेंट में ये यकीनी बनाया है कि सवार का और घोड़े का डॉक्टर मौजूद हो। जबरदस्त, बहुत और ये चीजें ऑर्गेनाइजर्स को देखनी चाहिए। ये तरीकाकार, अब कुछ लोग शायद इस बात पे एतराज भी करेंगे कि जी छोटे मेले वालों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, छोटे मेले वालों को टारगेट नहीं कर रहे। अगर कोई बड़ा मेला भी इस चीज पे गलती करेगा तो वो ज्यादती ही काउंट होगी। सही। 4 टेंट लगाए, 100 कुर्सी रखी, 5,000 रुपये एंट्री रखी, मेला करवाया, 20,000 टेंटों वालों को दिया, और जनाब वाला 20-20 हजार अनाउंसर और किले मास्टर को दे के 40,000 बचा के घर चला गया। ये मेला करवाने वाले लोग भी मौजूद हैं। और सारी खराबियां इन्हीं की वजह से हैं, जहाँ से सवारों की रूटीन खराब होती है वहाँ पे जाहिर है। मैं तो एंट्री के बहुत खिलाफ हूँ, एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सही। अगर एक दूसरी गेम्स देखें, बैल दौड़ है, कुत्तों की लड़ाई है, अगले घर से उठा के ले जाते हैं और घर पहुंचा के भी जाते हैं जिसके पास जानवर होता है। हमारे सवार, हमारे मोहतरम मेहमान हमारे कहने पे खुद खर्चा करके आ जाते। बिल्कुल ऐसा ऑर्गेनाइजर भी हूं तो मैं उस लिहाज से बात करूंगा, तो उनका आना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी, और एहसान है कि वो अपनी मसरूफियात से टाइम निकालते हैं, अपने जानवरों को तैयार करते हैं। अच्छे मेले के लिए सवार 2-2 महीने पहले घोड़े रेडी करते हैं। घोड़ा कोई मर जाए, नया घोड़ा लेते हैं। घोड़ा को बीमार हो तो उसके लिए घोड़ा, उसकी जगह पे घोड़ा पूरा करते हैं। जी जी। तो एक बंदा इतना खर्च करके आ रहा है तो आगे से बंदा 2,000-4,000 एंट्री भी रख के बैठा हो, तो वो तो बंदे के घर कोई मेहमान आए तो उसे कहना कि भाईजान खाने का बिल दे के खाने का बिल दे के जाओ। तो ये चीजें जो है ना, ये खराबी का बायस है। नेजाबाजी शौक है बड़े दिल वालों का। बिल्कुल बड़ी जेब का कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के पास बड़ी बड़ी जेबें हैं और अल्लाह ताला ने दिल नहीं दिए। ये मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने नेजाबाज कम्युनिटी में, मैं देखता हूँ कि जो बेचारा सिर्फ एक घोड़ा रख के बैठा है ना, उसका भी पहाड़ जितना दिल है। उसके घर भी जाएं तो उसे जगह नहीं मिल रही होती। उसका दिल इतना बड़ा है कि उसे जगह नहीं मिल रही होती कि मैं बिठाऊं कहाँ अपने दोस्तों को। वाह, जबरदस्त। तो किसी एंट्री जो है वो खास तौर पे लेना जो है नेजाबाजी की रिवायात के खिलाफ है। सर, जैसे आपने बात की कि इवेंट आपने भी ऑर्गेनाइज कराएं, काइंडली ये शेयर कीजिएगा कौन सा ज़िला, किस जगह पे आप करवाते हैं और किस मौसम में और किस महीने में वो हर साल चलती है, या कुछ ब्रेक लेके आप उसको कंटिन्यू करते हैं? क्या उसकी तरतीब होती है और किस नाम से उस इवेंट का नाम क्या होता है? इवेंट का नाम बवासिया हमदानिया चैम्पियनशिप होती है। तो ये 5 साल से करवा रहे हैं। मुझे 18 साल नेजाबाजी करते हो गया जी तकरीबन। तो लेकिन 5 साल से मैंने खुद को इस अहल समझा है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करूं। जबरदस्त। इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए इंसान को ट्रेन होना पड़ता है। जी। इवेंट कुछ दोस्तों को कहा जाता है कि तुमने नेजाबाजी शुरू करवाई है, तुम इसी साल इवेंट करवाओ। सही। सवार कहते हैं अब तुमने नया घोड़ा ले लिया है, तुम इसका इवेंट करवाओ। मैंने देखे हैं ये मामलात, क्योंकि मैं जो हमारे बहुत बड़े भाई हैं उनसे मैं नीचे के लेवल पे हूँ। मैं खुद को बहुत एक हाई प्रोफाइल क्रीम में नहीं समझता। मैं ग्रास रूट लेवल के लोगों से कनेक्टेड हूँ। ठीक। तो लोग उन लोगों को पुश कर देते हैं कि आप इवेंट करवाएं। वो ट्रेन नहीं होते, उन्हें पता नहीं नेजाबाजी कैसे होती।
उन्हें पता नहीं है ग्राउंड के कवानीन क्या है, ग्राउंड को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह मैनेज करना है, क्राउड को किस तरह कवर करना है, उन्हें पता ही नहीं है। नेजाबाजी में हादसात किस तरह से हो सकते, नेजाबाजी की सिक्योरिटीज क्या है। सही। एक न्यू कमर बंदा उठ के इवेंट करवा देगा तो मेरे काफी भाई ये बात सुनेंगे और इत्तेफाक करेंगे कि न्यू कमर्स ने जब भी इवेंट्स करवाए वो इवेंट्स खराब हुआ। ठीक। और वो बाद में एक्सक्यूज कर रहे होते हैं कि सर हमें पता नहीं था। मैं कहता हूँ अगर पता नहीं है जब तक तब तक इवेंट ना करो। नहीं करवाना सर। मेले सारे ही अच्छे होते हैं, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक इतना उसकी जेब इजाज़त देती है या जितनी उसको समझ बूझ है वो मेले करवाता है। अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी, घोड़ों का सेटअप, घोड़ों का चारा, सवारों को बड़ी इज्जत से बिठाना, उनकी रिहाइशें, मेले को ग्राउंड को बड़ा सजाना, उसकी सारी चीज़ें जी अपनी तरफ से वो सारा अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ तो मेले सारे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि घोड़सवारी, नेज़ाबाजी हमारा शौक़ है, हमारा जुनून है। तो आपकी लिस्ट में कोई से 4, 5, 6 मेले ऐसे जिनको आप नंबर दें कि मेरे लिस्ट में पहले नंबर पे जो मेरी समझ है वो ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, कुछ 4-5 मेले आप कौन सा समझते हैं? सबसे पहले नंबर पे तो जो मेला है वो सुल्तान नेज़ाबाजी टूर्नामेंट है, क्योंकि ये एक खुद की तारीफ बनेगी, लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी आज तक शौकीन उस लेवल का इंतज़ाम नहीं कर सका। सही। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी टीम से ये काम ले रहा है और बहुत खूबसूरती से वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मेला होता है। उसके बाद ताहिर भट्टू साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मेले ऑर्गेनाइज किए हैं। हर मेला उनका बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज था। और मैरिया टाउन में मेला होता है, मलिक शमीम मोहम्मद ख़ान और मलिक मोहम्मद अहमद करवाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। तो मेले सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन अब देखिए ना, मेले में ना तजर्बाकारी अगर ना आए, नहीं, ताहिर भट्टू साहब नए थे, उनकी टीम नहीं थी, वो एक्सपीरियंस थे, उनको पता था, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग थे। सही। और वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। इधर से मलिक अहमद साहब नए थे, मलिक शमीम मोहम्मद ख़ान नए नहीं थे, आल अवान क्लब की एक हिस्ट्री है। सही। तो वो मेले बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुए। और साहबजादा साहिबान का मेला जो है, साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब और आपकी जो टीम है वो तो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन वेल ट्रेंड टीम है। मेला करवाना सिर्फ ग्राउंड बना के घोड़े भगा देने का नाम नहीं है। नेज़ाबाजी जब करवाएं तो फिर सबसे बड़ा फोकस नेज़ाबाजी पे होना चाहिए। नेज़ाबाजी करवा के अगर आपने मेहमान खसूसी भुगताने हैं तो फिर नेज़ाबाजी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। कितनी बार हादसात हुए हैं, मेहमान खसूसी के साथ आए हुए स्क्वाड की गाड़ियों में घोड़े लगे। आप अगर वेलफेयर पे काम नहीं कर रहे तो आप नेज़ाबाजी को कुछ नहीं दे रहे। और अगर आप बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, एक गलत काम की इब्तिदा करके जा रहे हैं, वो फिर लोगों की आदत बन जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि इस तरह भी हो जाता है। पिछले 6-7 सालों से नेज़ाबाजी का अगर ग्राफ देखें तो हर दूसरे दिन नेज़ाबाजी अरूज पे जा रही। आप क्या समझते हैं इसमें किसका इतना किरदार है कि नेज़ाबाजी को दिन ब दिन जो है अरूज मिल रहा है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि उस चीज़ को कभी ज़वाल नहीं आ सकता जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। घोड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी। तो आपने पसंद ही वही चीज़ें की हैं जो अल्लाह ताला को पसंद थी और उसी की तरगीब दी है। उसके अलावा अगर फैक्ट्स पे जाएं, लॉजिकल फैक्ट्स ये हैं कि बाकी गेम रही कौन सी। ठीक। बाकी तो लोगों के शौक सारे ख़त्म हो गए। नहीं, हमारे पंजाब में कल्चर क्या था? कुत्तों की लड़ाई,
मटेरों की लड़ाई, तीतरों की चक्री, उसके बाद बैल दौड़, जी। चक्री पे बैल दौड़ते थे, सुहागे पे दौड़ते थे, रेड़ों पे दौड़ते थे, रिछ कुत्ते की लड़ाई, सब खत्म हो गया। जब वो सारी चीजें खत्म हुई और हर चीज, ये जितनी गेमों का मैं जिक्र कर रहा हूँ सारी जुल्म से भरी हुई। अब शऊर आ गया है, अवाम समझती है। जी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अवाम बेहतरी की तरफ जा रही है। एक गैर शरई खेल को छोड़ के ऐसे खेल की तरफ आई है जिसमें कोई कबाहत नहीं है। बिल्कुल। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें बड़े टाइम पे ये शौक लगा और हमने 4 दिन पहले शुरू की। अच्छे उस्ताद मिल गए, अच्छे लोगों की सोबत मिल गई और उससे अच्छा इल्म भी मिल गया। सर बड़ी गेमें ऐसी हैं, आजकल बड़ा अरूज है, नेज़ाबाजी तो चल ही रही है हमारे पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अरूज की तरफ जा ही रही है। मुख्तलिफ गेमें ऐसी हैं, अक्सर वो लड़ाई की नज़र हो जाती। तो मेरे ख्याल में नेज़ाबाजी एक ऐसी गेम है जो मेला पूरा होता है, सवार पोडियम्स पे नज़र आते हैं, छोटी मोटी चपकलिश तो होती होंगी। आपने कभी कोई अपनी ज़िंदगी में अभी तक जितना आपने नेज़ाबाजी की है, आपने कभी कोई ऐसा मेला देखो लड़ाई की वजह से रुक गया हो, बहुत बड़ा मसला बन गया है, घोड़े पेड़े ले मेला नहीं होने देना, कभी कोई ऐसा आपने देखो? सही, नेज़ाबाजी में लड़ाई हो नहीं सकती। सही। क्योंकि ये गेम जो है ये लड़ाई लड़ने की इजाजत ही नहीं देती। वाह। उसकी मैं वजूहात बताता हूँ आपको कि एक मेले में लड़ लेंगे, अगले मेले में भी लड़ेंगे, उससे अगले में भी लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। सही। फिर अगर लड़ाई जरा सी एक खास बर्दाश्त की हद से बढ़ जाएगी तो दोनों लड़ने वालों को घर बैठना पड़ेगा, मेले में कोई नहीं जा सकता। नेज़ाबाजी शरीर बंदे को अलाउ ही नहीं करती। वाह, जबरदस्त। जिसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी थ्रेट है वो भी नेज़ाबाजी ग्राउंड में आपको नजर नहीं आएगा, जिसकी कोई बहुत बड़ी दुश्मनी है वो भी आपको नजर नहीं आएगा। सही। और मैं काफी सारे दोस्त हैं, उनका नाम नहीं ले सकता, मैं नहीं चाहता कि वो चीजें हाईलाइट हों। उनकी बहुत बड़ी बड़ी दुश्मनियां थी और उन्होंने जल्दी जल्दी वो वाइंड अप की कि हमने मेले दौड़ने। कमाल, जबरदस्त। नेज़ाबाज हमेशा पुरअमन होगा, उसकी नजरियात की लड़ाई हो सकती है, जबान की लड़ाई हो सकती है। अक्सरियत आप देखेंगे 99% लोग फसादी नहीं है, जराइम पेशा नहीं है, ठीक। अपने रिस्क कमा के सुकून के लिए ग्राउंड में आते हैं। जबरदस्त। सर इंटरनेशनल नेज़ाबाजी की अगर हम बात करें तो आपने कैसे ये नेज़ाबाजी, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में कदम रखा, कैसे आपको सोच आई, आपने किसी से मशवरा लिया या खुद आपके एक ज़हन बना कि यार हमें ना पाकिस्तान की वर्दी पहन के ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए, पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना चाहिए, तो उसके बारे में आप बताइए सर। देखें जी, मैं इसका क्रेडिट टीम सुल्तान को, ख़ुसूसन साहबजादा सुल्तान सफदर अली साहब को दूंगा कि अल्लाह का शुक्र है वो जो भी गेम सीख के आते हैं ना वो मुझे ज़रूर सिखाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है मुझ पे कि वो नेज़ाबाजी, इंटरनेशनल नेज़ाबाजी जब शुरू हुई ना तो उस वक्त साहबजादा साहब ने मुझे उसी वक्त इंटरनेशनल नेज़ाबाजी सिखाई। हम प्रैक्टिस भी करते रहे, लेकिन मेरी नाअहली कि मैंने उसे कैरी ऑन नहीं किया, मैं उसे लेके नहीं चला। लेकिन फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा शुरू की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी सुल्तान इंटरनेशनल पे मेरी 3 पोजीशनें थी। तो अगर मैं उसे लेके चलता तो इंटरनेशनल नेज़ाबाजी में भी मेरे लिए बेहतर राहें थी। लेकिन साहबजादा साहब ने मुझे टाइम से सिखा दी थी, सही। वो मैं खुद को ही ब्लेम करूंगा कि मैंने उसे कैरी ऑन नहीं किया। लेकिन आर्चरी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइमली कैप्चर कर ली है। तो आर्चरी का सर कैसे, बेसिक चीज़ें कहाँ से सीखी, तो इसका वो क्या था क्राइटेरिया, शुरू आपकी इब्तदाई जो चीज़ें होती हैं
मैं आपको वही बता रहा हूँ कि साहबजादा साहब वो जो सीख के आते हैं, वो आर्चरी सीख के आए, उन्होंने मुझे बो अवेल करके दी, एरोज अवेल करके दिए। फिर हमारे साहबजादा साहब ने जहाँ से सीखी थी सर अली गुरचैन ईरान से, वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए। सही। तो फिर उनके कैंप में मैं गया तकरीबन 2 साल पहले। मैंने वहाँ पे उनके पास लेवल 1 कोर्स किया। लेवल 1 कोर्स किया ही है तो उस्ताद ने एक बात की थी कि 200 एरो अगर रोजाना चलाओगे ना तो आप एक अच्छे आर्चर हो। पहले जब मैंने वहाँ पे कोर्स किया तो मुझे लगा कि ये गेम मेरे बस की नहीं है। हमेशा आपका टैलेंट जो है ना वो आपको आगे लेके नहीं चलता। ठीक। अगर आप टैलेंट आप में नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो प्रैक्टिस आपको एक अच्छे मकाम पे ले जाती। मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, घर बोर्ड रखे और घोड़े भी लिए आर्चरी के लिए, स्पेशल घोड़े अलग कर दिए कि ये आर्चरी के लिए हैं। घर भी प्रैक्टिस हो रही है, ग्राउंड में भी प्रैक्टिस हो रही है। तो वो 200 एरो वाला जो टारगेट था ना वो मैंने तकरीबन साल रखा। कुछ दिन मिस भी हुए होंगे सही, लेकिन मैंने उस चीज को मैनेज करने की कोशिश की। सही। ट्रायल्स हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम में सिलेक्ट हो गया। फिर दोबारा ट्रायल्स हुए, दोबारा टीम में सिलेक्ट हो गया। तो वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पाकिस्तान की वर्दी पहने हुए पाकिस्तान के अंदर कैसा सर आपने फील किया? वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ, जीतना हारना वो किस्मत की बात होती। अपनी आप फीलिंग्स बताएं। और इंटरनेशनल इवेंट वो भी पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये सारे आप वो क्या लम्हा था कि वर्दी पहन के अपने मुल्क के लिए, फिर आपका शौक भी जुनून भी, तो वो कहिए हमारे साथ शेयर करें। मैं उन लम्हात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि जब हमारी परेड हुई फोर्ट्रेस स्टेडियम में और मैंने पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और पाकिस्तान का फ्लैग मेरे हाथ में था, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान मैंने संभाला हुआ है। तो ये एक बहुत अलग लेवल की फीलिंग होती है जब आप अपने मुल्क की यूनिफॉर्म पाकिस्तान कलर पहनते हैं, तो वो एक फखरिया लम्हात होते हैं। और उसके अलावा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात करें तो हम दुनिया की 3 बेस्ट टीम्स के साथ compete कर रहे थे, ईरानी, कजाकिस्तानी और तुर्की है। तीनों दी बेस्ट टीम्स थे। सही। हमारा पूल ही इस तरह बन गया था कि हमारे पास ऑप्शन में यही आई। सही। और ये आर्चरी पे बहुत बड़ा एहसान है साहबजादा साहब का, उन्होंने बड़ी एफर्ट करके वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान में लाया। हॉर्सबैक आर्चरी दुनिया के तकरीबन 70 ममालिक में है, शायद इससे भी ज्यादा थी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आज तक ये थी नहीं। कशाई ट्रैक बनाया, हमें ट्रेनिंग दी। तो टीम सुल्तान के प्लेयर्स क्यों होते हैं इंटरनेशनल टीम में? जब हम प्रैक्टिस करते हैं उस वक्त कोई देखे तो उन्हें जवाब मिल जाएगा कि ये क्यों आते हैं। लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं जी, कैसे सिलेक्ट हुए, क्यों हुए। नहीं, कोई आए वहां पे 12-12, 14-14 घोड़े दिन में जनाब दौड़ाए, एक एक दिन के प्लेयर के 30-30 राउंड्स हो, इतनी प्रैक्टिस कोई करे तो फिर वो भी यकीनन आगे आएगा। सही। प्रैक्टिस करने से ही सब मिलता है। जी बिल्कुल ऐसे। सर EFP ने देसी नेज़ाबाजी में भी बहुत से मेले करवाए। खास बात की जाए रीजनल नेज़ाबाजी की, आप क्या समझते हैं ये कितना पॉजिटिव पॉइंट है? देखिए जी, कोई भी गेम दुनिया में जहाँ पे भी मुल्की लेवल पे जाती है तो उसका तरीका कार ही यही होता है, बेसिक फॉर्मेट ही यही है कि आप रीजन में करवाएं, फिर उसे सूबाई लेवल पे करवाएं और फिर उसके लिए मुकम्मल पूरे मुल्क के लिए प्लेयर्स चुन लें। EFP ने ये जो फॉर्मेट यूज की है ये बहुत ही कारगर है और इसे बाद में कॉपी भी किया गया है और वो भी अच्छा किया गया है, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीकाकार बनता नहीं था। सही।
और ये बेस्ट वे था तमाम सवारों तक फेडरेशन का एक अच्छा इवेंट पहुंचाने का। आप अपने रीजन में जाते हैं, अपने रीजन में compete करते हैं, वहाँ से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप नेशनल लेवल पे खेलेंगे, और फिर वो जस्टिफाइड है। अगर आप वहाँ पे चैंपियन बनते हैं नेशनल लेवल पे तो वो पूरे मुल्क के चैंपियन है आप। सही, ऐसे ही। अगर सिर्फ लाहौर में एक मेला करवा दिया जाए कि 100 टीम का करवाना है, 150 का करवाना है, 200 का करवाना है, तो फिर आप पूरे मुल्क के चैंपियन नहीं है। हर रीजन में मेला हुआ है, वहाँ पे लोगों के पास अवेलेबिलिटी थी, एक्सेस थी कि आप जाएं, आप compete करें, फिर आप वहाँ से क्वालिफाई करके नेशनल लेवल पे जाए, और वहाँ पे जब आप चैंपियन बनेंगे तो उस चैंपियन बनने की वर्थ है, वो मैटर करता है। सर देसी नेज़रबाजी में भी स्पीड गन्स जो हैं वो आ गई, किसने मुतारफ कराई, कहाँ से आइडिया आया कि इंटरनेशनल में तो रूल है, देसी नेज़रबाजी में कैसे आ गई सर? सर मुतारिफ तो साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने ही करवाई, सही। और टीम सुल्तान ने करवाई। लेकिन ये ज़रूरी है, आप आज से 4-5 साल पहले चले जाएं, जी, बल्कि 7-8 साल पहले, 5 साल पहले कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि ये गलत हो रहा है। उस वक्त लारी सिस्टम चला था सही। कि घोड़ा लेना है या लारी लेनी है, तो लोग कहते थे लारी लेनी है। अच्छे घोड़े खरीदता कोई नहीं था, अच्छे घोड़े दौड़ाता कोई नहीं था। अच्छा घोड़ा जिस बंदे के घर पैदा हो गया है वो घोड़ा बिकता नहीं था, ठीक, उसका खरीदार ही कोई नहीं था। सही। घोड़े के लिए तो वो बिल्कुल अच्छे घोड़े की कैटेगरी डाउन कर दी गई थी। वजह क्या है जी? किल्ले मारने हैं, और किल्ले किन पे लगते हैं? स्लो घोड़ों पे। ठीक। घोड़ा स्टार्ट से ही पकड़ लेना है नीचे हाथ रख के, और उसे बिल्कुल वहीं पे जितना हो सके स्लो करके किल्ला मारना है। सही। तो वो जो किल्लेबाजी शुरू हुई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सवाल पैदा होना शुरू हुआ कि अच्छे घोड़े वाला सवार जिसका घोड़ा टॉप स्पीड में आ रहा है, और एक घोड़ा आ रहा है कि जिसे हैदरी साहब भी कुछ बयान फरमा रहे हैं और अवाम भी हंस रही है, और दोनों के 4 नंबर हैं, दोनों की बराबरी किस तरह हो सकती? सही। एक हाई स्पीड है, एक बिल्कुल कहें कि 30 पे आ रहा है, और एक 100 पे आ रहा है। जी। स्पीड गन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ब्रीड पे और अच्छे घोड़े पे तवज्जो देना चाहते हैं, अगर आप अच्छे बुरे की पहचान करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर स्पीड गन लगानी चाहिए। क्योंकि स्पीड गन के बगैर जो मेले होते हैं, कुछ मेलों पे मैंने देखा कि लोग स्पीड गन लगा देते हैं। स्पीड गन लगी हुई है जी, सिर्फ गन लगी हुई है। मैंने देखा कि करोड़ों रुपए उन इवेंट्स पे लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, स्पीड गन लगी हुई है। और स्पीड गन की जो लिमिट है वो ऐसी रखी गई है कि जिससे सारे ही पास है। पूरा पूरा मेला गुजर गया है, एक भी घोड़े को स्पीड की वजह से नहीं काटा गया, सारे इन टाइम, सारे इन टाइम। तो इस चीज पे तवज्जो होनी चाहिए। जो शौकीन हजरात लगाते हैं वो इस वजह से स्पीड गन नस्ब कर रहे हैं कि उससे फायदा हो, लोगों को तरगीब मिले कि हमने स्पीडर घोड़े भगाने हैं, और उन स्पीडर घोड़ों पे जब परफॉर्मेंस आएगी वो असल परफॉर्मेंस होगी। बेहतरीन। सर लास्ट सवाल आपसे ये है कि नए आने वाले जो राइडर हैं, नए आने वाले जो शौकीन हैं, नया बंदा है नेज़रबाजी में आना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैसेज क्या देना चाहेंगे? नए आने वाले तमाम मोहतरम साहिबान, सवार साहिबान से मेरी एक गुजारिश है कि भी उस्तादे ना बने। सही। हमारे पास इस वक्त, आपको पता नहीं है शायद, कि सबसे बड़ा फुकदान इस चीज़ का है कि लोग सीखना ही पसंद नहीं करते।
एक पट्टी आगे से नौकर ने पकड़ के भगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद साहब सरदार शाह सवार आजम, आप पे बाजरा साहब, आप पे बाजिल ऐसा। असल में मसला ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे भाइयों को रिज़्क इतना दिया है, इतना कुछ अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों को अता कर दिया है, वो किसी से पूछना अपनी तौहीन समझते और कुछ लोग झिझकते हैं। सही। अगर आप किसी उस्ताद से जो पहले पुराना दौड़ रहा है, नेज़ाबाजी कर रहा है, और उसके पास है भी सही, कुछ पुराने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ पुराना होना कैटेगरी नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। आप कुछ भी बगैर उस्ताद के सीखते हैं तो वो आपका किसी काम का नहीं है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। सही। कुरान पाक भी है ना, अरबी जबान में भी है, फिर भी वहां पे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, अरबियों को भी पढ़ाया जाता है कि ये क्या कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। जिनकी वो जबान है वो भी पढ़ते हैं। जी जी। उर्दू हमारी जबान है, हम भी पढ़ते हैं। पंजाबी हमारी जबान है, अगर हमने शायर बनना है, अगर उस जबान से कोई काम लेना है, तो हम वो भी पढ़ते हैं। ऐसे ही तो नेज़ाबाजी को भी पढ़ा जाए, समझा जाए और समझ के किया जाए। अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत खूबसूरत और बहुत सेफ है। अगर आप समझ के नहीं करेंगे तो बहुत सारे दोस्तों को ऐसे दौड़ते देखा है कि डर लग रहा होता है साइड पे देखते हुए भी कि ये अब गिरे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना घोड़सवारी के हवाले से, क्लब के हवाले से बड़ी डिटेल इन्होंने अपनी नेज़ाबाजी के बारे में बताया। पीर सैयद जवेद अकबर शाह साहब बड़ी डिटेल से बता रहे थे हमें कि नेज़ाबाजी के असूल क्या हैं, नेज़ाबाजी ऑर्गेनाइजर से क्या असूल हैं। तो अगले पॉडकास्ट तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।